आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक बहुत ही खास विषय को डिकोड करते हैं। आज हम हिंदी ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स को सिखाने के लिए तैयार किए गए एक बेहद व्यवस्थित और गहरे प्रभाव वाले 8वें दिन के लेसन प्लान पर चर्चा करेंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाना सच में कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक सही और वैज्ञानिक तरीके से ये कैसे मुमकिन है, यही हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा को हमेशा बड़ी मात्राओं के बाद क्यों सिखाया जाता है? असल में छोटी मात्राओं को बड़ी मात्राओं के साथ एक ही समय पर सिखाने से सीखने वाले के दिमाग में भारी उलझन पैदा होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को एक साथ दौड़ना और तैरना सिखाना। इसीलिए समझदार शिक्षक इन छोटी मात्राओं को तब तक रोक कर रखते हैं जब तक कि बड़ी मात्राओं की पहचान बिल्कुल पक्की ना हो जाए। आज के हमारे इस विश्लेषण का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। पहला, ई और ऊ की चुनौती। दूसरा, चित्र से ध्वनि का सफर। तीसरा, शब्दों को तोड़ना और जोड़ना। चौथा, मात्राओं की तुलना। और अंत में दैनिक जीवन में इनका उपयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ई और ऊ की चुनौती और कैसे इस उलझन को दूर किया जाए। हमारे स्रोत से एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। होता क्या है कि बच्चे बड़ी मात्राओं जैसे ई और ऊ को काफी आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी मात्राएं हैं ना, ई और ऊ, इनकी बारीकियों को समझने के लिए एक बहुत ही अलग और केंद्रित अभ्यास की जरूरत होती है। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये चीनी और नमक को एक साथ चखकर उनका अलग अलग स्वाद बताने जितना मुश्किल हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, चित्र से ध्वनि तक का सफर, यानी दृश्यों से कैसे जोड़ा जाए। यहाँ जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो सच में कमाल की है। सबसे पहले किसी जानी पहचानी चीज का चित्र दिखाया जाता है, जैसे किताब या गिलास, और फिर वो शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है। इसके ठीक बाद लिखे हुए शब्द के नीचे बाएं से दाएं उंगली घुमाई जाती है। ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया असल में बच्चे के दिमाग में देखने और सुनने के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का निर्माण करती है। इस संवेदी और बाएं से दाएं उंगली घुमाने की विधि का सख्ती से पालन करने का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि सीखने वाला बच्चा ध्वनि को अक्षर के साथ बहुत ही कम समय में जोड़ लेता है। दिमाग को तुरंत सिग्नल मिलता है कि जो बोला जा रहा है बिल्कुल वही लिखा हुआ है, जिससे सीखने की स्पीड काफी तेज हो जाती है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, शब्दों को तोड़ना और जोड़ना, जो एक गहरा संज्ञानात्मक जुड़ाव बनाता है। जरा सोचिए, यहाँ शिक्षक कितनी बारीकी से शब्द को अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए शब्द लें गिलास। उंगली को ठीक गी पर रखा जाता है ताकि छोटी ई की अलग ध्वनि एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे का पूरा ध्यान शब्द पर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई उस छोटी मात्रा पर भी जाए। और बिल्कुल यही विखंडन प्रक्रिया छोटे ऊ की ध्वनि पर भी लागू होती है। एक सुंदर से गुलाब के चित्र का उपयोग करते हुए गुलाब शब्द को गु, ला और ब में तोड़ा जाता है। फिर से सारा फोकस केवल उस गु ध्वनि पर होता है। एक बार जब ध्वनियों को तोड़ लिया तो उसके बाद तुरंत उन्हें वापस जोड़ने की बारी आती है। जैसे दि और ने मिलकर बना दिन, श और नि मिलकर शनि, पी और ता मिलकर पिता। ये जो तोड़ने और फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है ना, ये मस्तिष्क के भीतर एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन बना देती है। चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, मात्राओं की तुलनात्मक प्रैक्टिस, ताकि कानों को सही ध्वनि पहचानने की ट्रेनिंग मिल सके। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है कंट्रास्ट, यानी विरोधाभास। एक बिना मात्रा वाले अक्षर जैसे क को ठीक एक मात्रा वाले अक्षर की के बगल में रखा जाता है। इस तरह आमने सामने देखने और सुनने से दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर बच्चे के कानों में बिल्कुल साफ हो जाता है। शिक्षक इसी प्रक्रिया को कई व्यंजनों के साथ एक लय में दोहराते हैं। क की, ग गी, म मी, ल ली। इस तरह का लगातार अभ्यास छोटी ई मात्रा की पहचान को पूरी तरह से पक्का कर देता है। अब कान हर अक्षर के साथ उस मात्रा की आवाज को पहचानने के अभ्यस्त हो चुके होते हैं। क्लासरूम में राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्दों के एक बेहद आकर्षक ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सुनिए, नल, नाल, नील, जल, जाल, जिल, फल, फाल, फिल। ये किसी मजेदार खेल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बच्चों में एक अद्भुत ध्वन्यात्मक लचीलापन पैदा कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही मूल व्यंजन मात्राएं बदलने पर पूरी तरह से अलग आवाज और अर्थ देता है।
अब भविष्य में ई और ऊ के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए एक बेहतरीन तरीका अपनाया जाता है। समान मूल व्यंजनों का उपयोग करके दोनों ध्वनियों की बिल्कुल साथ साथ तुलना की जाती है। जैसे ज के साथ जी और जू, प के साथ पी और पू। ये आमने सामने की तुलना दिमाग में किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। इसके बाद शुरू होती हैं कुछ बहुत ही मजेदार राइमिंग एक्टिविटीज। रवि, कवि, सवि, इन शब्दों को एक यादगार खेल में बदल दिया जाता है। ये खेल बच्चों को बांधे तो रखता ही है, साथ ही साथ इन ध्वनियों को उनके दिमाग में गहराई से छाप देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, दैनिक जीवन में इन मात्राओं का उपयोग। यहाँ शिक्षक एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अपने घर में ही ऐसी चीजें खोजें जिनमें ई या ऊ की मात्रा हो। घर के रोजमर्रा के सामानों की ऐसी लिस्ट बनाने से ये पूरा किताबी ज्ञान अचानक से असल जिंदगी से जुड़ जाता है और बेहद व्यावहारिक बन जाता है। इस पूरी शैक्षणिक यात्रा का सबसे खूबसूरत नतीजा तब सामने आता है जब बच्चा इन पूरे वाक्यों को बिना किसी मदद के खुद डिकोड करके पढ़ने लगता है। रवि जा धनुष ला या किताब पढ़, ये अब उनके लिए सिर्फ अक्षर नहीं रह जाते, बल्कि अर्थपूर्ण निर्देश बन जाते हैं जिन्हें वे खुद समझ सकते हैं। शब्दों को इस तरह तोड़ने और फिर से जोड़ने की ये विधि सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मौलिक रूप से इस बात को बदल देती है कि एक युवा मस्तिष्क लिखित भाषा को आखिर समझता कैसे है। ये जीवन भर पढ़ने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और मजबूत नींव तैयार करती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये स्टेप बाय स्टेप तरीका कितनी शानदार तरीके से साक्षरता का निर्माण करता है। अंत में ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचकर देखिए, अगर पढ़ने में संघर्ष कर रहे किसी भी व्यक्ति पर इस तरह के स्ट्रक्चर्ड तरीके को लागू किया जाए, तो क्या ये जीवन भर के लिए पढ़ने और किताबों के साथ उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल नहीं देगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से गौर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।